नमस्कार। इस वीडियो में हम सांप्रदायिकता के कुछ अद्भुत और अनोखे पक्षों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से, एक छोटी सी कथा से। 1992 की बात है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। आप सभी लोग इस विध्वंस की घटना को जानते हैं। उस विध्वंस के पीछे बहुत बड़ी शक्तियाँ काम कर रही थी। उस विध्वंस के बाद बहुत बड़ी शक्तियों ने अपना घिनौना खेल खेला, लेकिन उन सब से अपार्ट दूर रह के एक हिंदू फैमिली रहती थी। उस बाबरी मस्जिद के 2 दिन पहले उनका बेटा गायब हो जाता है। पूरे देश में दंगों का माहौल था, चारों तरफ दंगा हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच ऐसा पाशविक वैमनस्य आ गया था कि शायद सामान्य परिस्थितियों में उसकी कल्पना भी कोई न करे। वहीं जो अफजाल भाई और रमेश जी साथ बैठ के चाय पानी पिया करते थे, देश की गपशप और ताश के पत्ते एक साथ खेलते थे, आज एक दूसरे के खिलाफ गड़ासे लेके चले थे। और जितने गड़ासे चलते थे उससे ज़्यादा अफवाहें चलती थी। खैर, दंगा उस हिंदू फैमिली के घर भी आ गया। बेटा तो खो ही चुका था, और इस तरह की छोटी मोटी घटनाओं से वहाँ हिंदूज बहुसंख्यक थे, उन्होंने भी मुसलमानों के खिलाफ अपना मारपीट और वगैरह जो दंगों में होता है करना शुरू कर दिया। उनके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। उन लोगों ने अपने बेटे के खोने के बावजूद भी उसमें मुस्लिम फैमिली को शेल्टर दिया, और शेल्टर देने के उपरांत उसे अपने दामाद का चाचा बताते हुए दंगाइयों से बचाया। दंगा खत्म हुआ, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ। उनका बेटा कुछ दिन बाद लौट आता है। पता चलता है कि उनका बेटा बाबरी मस्जिद गिराने वाले कुछ अहम किरदारों में से एक था, और वहाँ जाके बहुत विजय ध्वनि के साथ अपनी उपलब्धियों को सुना रहा था। इस स्टोरी से 2 बातें इन्फर की जाती हैं, 2 बातें आप समझ सकते हैं। एक, जो हम सबको बताया जाता है कि सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगा 2 समुदायों, 2 धर्म के बीच एक परायेपन, एक वैमनस्यता, एक शत्रुता की भावना होती है, और वो एक दूसरे के खिलाफ अपने हितों को बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, उनको खिलाफ हिंसा करते हैं। ये पूर्णतया गलत है। आप देख रहे हैं कि एक फैमिली के ही सारे सदस्यों में से कोई सांप्रदायिक पहलुओं से प्रभावित हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। जैसा कि इस केस में बेटा कम्युनल पावर्स के अधीन आ गया था, जबकि बाकी फैमिली नहीं आई थी। दूसरा कि कॉमन पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव कम टू ईच अदर्स रेस्क्यू ड्यूरिंग राइट्स। जब दंगे होते हैं तो आम लोग जो होते हैं एक दूसरे के बचाव में भी सामने आते हैं। वहाँ सिर्फ पुलिस प्रशासन काफ़ी नहीं रहती, जनता ही एक दूसरे को बचाती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये मान लेना कि 2 कम्युनिटीज़, 2 धर्म एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये आप कहीं न कहीं किसी के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा या जो भी है सेक्युलर इश्यूज़ को आप एक तरह से गुलाम बन जा रहे हैं उन आइडियाज़ के। तो इस वियर्ड फैक्ट को जानते हुए कि कोई भी धर्म एक दूसरे का कभी विरोधी नहीं होता, और लोग हर दंगे में एक दूसरे का साथ देके ये दर्शा दिए हैं कि मानवता और लोगों के जीवन के सामान्य सुख सुविधाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत किसी धर्म, संप्रदाय, समुदाय या जाति के। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, उससे पहले भी हम आप लोगों के दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालने के लिए बोलेंगे। आप लोग याद करिए कुछ दंगों की हाल फिलहाल में कहाँ कहाँ हुए। बुलंदशहर, मेरठ, मऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर वगैरह वगैरह, मतलब तमाम अर्बन सेंटर्स के नाम आपको याद आते हैं। जो प्रमुख नगर रहे हैं वहीं दंगे होते हैं। ऐसा क्यों? आमतौर पर तो दर्शाया जाता है कि दंगे जो है या संप्रदायवाद जो है, 2 संप्रदाय, 2 धर्म, 2 जातियों के बीच होने वाला एक तनाव है। तो क्या ये धर्म और जातियाँ सिर्फ नगरों में रहती हैं? लेकिन सरप्राइजिंगली आप देखेंगे कि जो फैक्ट है, हमारे 98% दंगे, 98% दंगे
किसी न किसी शहर में हुए हैं या उस शहर से सटे गांव में हुए हैं। गांव में महज 2% दंगे होते हैं। और अब तो अपने क्षेत्र के अनुभवों से मैं बता सकता हूँ कि वो 2% दंगे भी आमतौर पर क्यों होते होंगे। इनफैक्ट कोई क्रिमिनल या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखने वाला व्यक्ति उस गांव में बसता है और उस शहर की आइडियोलॉजी को लाकर अपने गांव में जब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है तो दंगे होते हैं। अदरवाइज गांव के रूरल और रस्टिक पीपल के अंदर टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, समझ बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट होता क्या है कि जब आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ती है, तब आपके अंदर ईगो, अहम का भाव भी बढ़ता है साथ साथ। तब आप अपनी एक तरह से आइडेंटिटी पे किया गया किसी भी अटैक का पूरा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप समझौता स्वयं नहीं करना चाहते। दूसरा ये है कि जो शहर होते हैं उसमें समस्याएं बहुत होती हैं। गांव में समस्याएं होती है, लेकिन कबो बेश सदियों से या पीढ़ियों से रहते रहते जीवन जीने की एक कला, एक शैली उनके बीच डेवलप होती है। लेकिन आपके शहरों के बीच नई कम्युनिटीज़ आती है, नई समस्याएं आती है, नई डिसीजेज आती है। इस तनाव के माहौल में लोगों में एक वितृष्णा, एक घबराहट ज़्यादा होती है। इस कारण से अपनी घबराहट का कारण वो स्वयं या नगर को मानने के बजाय किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी कास्ट, किसी दूसरी क्रीड को मानना ज़्यादा आसान पाते हैं। और वो जो माने उनसे पहले कोई पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए उनको मनवाता है। इन मुद्दों को बार बार करके हाईलाइट किया जाता है कि कमॉन सी, आपकी जो समस्याएं हैं वो इस कारण से है, उस समुदाय के दूसरे समुदाय के लोगों ने इन रिसोर्सेज पे ज़्यादा कब्जा कर लिया, इसलिए आप समस्या में हैं। ये 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आए। एक थर्ड फैक्ट हम लेके आएंगे कि आप देख रहे हैं अभी जो शहरों की चर्चा हमने की। अच्छा, उस चर्चा में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बोल देना चाहेंगे। सिटीज़ में रहने वाला जो लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, ये जो सांप्रदायिक चीज़ें होती हैं उसमें उसका वेट बड़ा बढ़ जाता है। आमतौर पे तो वो महीने का जीवन यापन करने वाला, कमाने खाने वाला आदमी, उसको कौन पूछेगा उतना। लेकिन जैसे ही वो दंगाई बन जाता है तो प्रशासन के लोग भी बड़े सम्मान से उसको बुलाते हैं, बैठाते हैं कि भाई ऐसा मत कर, पहले समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसमें वो गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरा कि वो छोटे मोटे जो रैली जुलूस उससे रिलेटेड करता है उसमें वो असीम सेंटर स्टेज को पाके असीम गरिमा का अनुभव करता है। उसकी फंडिंग भी कहीं से हो जाती है, कहीं से पावर सपोर्ट भी हो जाता है। बड़े बड़े संभ्रांत, तथाकथित संभ्रांत लोगों के साथ बैठने बोलने का मौका मिल जाता है। तो इस तरह सांप्रदायिक दंगे करने वाले जो लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका पार्टिसिपेशन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इनको एक रेपुटेशन मिल जाता है। और जो एकदम लोअर और पुअर क्लास के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं लूटपाट करने, अपनी मटेरियल गेन्स जो नहीं पा रहे हैं उसको पाने का मौका मिल जाता है। साथ ही जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, उसको निकालने का भी मौका मिलता है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि एक अजीब सी दंगों की मानसिकता होती है। और जो एकदम अपर क्लास है वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए तो बहुत सारी सांप्रदायिक बातें करता है, लेकिन कल को ये बहुत कठिन नहीं है आपके लिए देखना कि जो एक दल का कोई भी नेता जो दूसरे दल के खिलाफ सांप्रदायिक बातें कर रहा है, कल उसके बेटे की शादी में भोज खाते हुए नजर आए। तो ये ऊपर की जो डायरकी होती है, इन विचारों में वो कभी भी सांप्रदायिकता का समर्थन, व्यवहारों में सांप्रदायिकता का समर्थन नहीं करते, लेकिन विचारों में करते हैं, क्योंकि उनका कोई ना कोई राजनीतिक, आर्थिक या कोई किसी प्रकार का हित सदता है। यही कारण है कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं 99% वो किसी न किसी सेक्युलर रीजन से होते हैं। मतलब कि कोई ना कोई धर्मनिरपेक्ष कारण हो सकता है, जैसे कि ईटीजी हो गया, या फिर भूमि विवाद हो गया, या फिर कोई भी इस तरह की छोटा मोटा सेक्युलर रीजन जिसका धर्म से कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन उसी समस्या को धार्मिक रूप देते हुए, धार्मिक उन्माद देते हुए आगे बढ़ा दिया जाता है।
एक और इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि देखिए, जो सेंस ऑफ एक अदरनेस होता है, एक परायेपन की भावना होती है कि हमारा हित आपके हित के अगेंस्ट है, ये जो फीलिंग होती है, भावना होती है, उस भावना को एक्टिवेट जब कर दिया जाता है सोसाइटी में, तभी कम्युनलिज्म जन्म लेता है, सांप्रदायिकता जन्म लेती है। जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उन जिस पार्टी के पास जितना कम आइडियोलॉजी होगा, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उतना ज़्यादा खेलेगी, उतना ज़्यादा सांप्रदायिकता के पक्ष में जाएगी। कोई भी आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी जनरली कम्युनलिज्म को नहीं सपोर्ट करेगी। लैक ऑफ आइडियोलॉजी हमेशा देखी जाती है जो लोग कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं। एक और लास्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़े सपोर्टर होते हैं कम्युनलिज्म के। अब ये आपको थोड़ा समझना होगा क्यों। NRIs अपरूटेड इंडियंस हैं, किसी दूसरी कंट्रीज में, किसी दूसरी सोसाइटी में जाके वो रह रहे हैं। उस सोसाइटी में उनको हमेशा इक्वलिटी की भावना नहीं मिलेगी, हमेशा अदरनेस से देखा जाएगा। उस अदरनेस से वो निजात पाने के लिए अपनी आइडेंटिटीज़ पे जोर देते हैं, उस आइडेंटिटी के लिए वो फंडिंग करते हैं, उस आइडेंटिटी को प्रमोट करने के लिए वो हर प्रकार के अपने साधन संसाधन का उपयोग करते हैं। इससे उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और कहीं ना कहीं उनका एक एजेंडा सेट होता है। अब देखिए, जो LTTE था तमिलनाडु का, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, LTTE, उसको ह्यूज डोनेशंस आते थे जो तमिल NRI नॉन रेजिडेंट्स थे। तो हर जगह के कुछ तरह के मूवमेंट्स को NRIs का सपोर्ट एक तरह से मिलता रहता है। ये सब कुछ इंटरेस्टिंग एंड वियर्ड पॉइंट्स थे कम्युनलिज्म के बीच, जो आप लोग शायद ध्यान न दे पाए हों, लेकिन अब से जब भी कोई सांप्रदायिक दंगा होगा उसमें आप लोग देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से ये बातें ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगी। ओके, थैंक यू।